नाजरीन, गुड मॉर्निंग। टुडे आप देख रहे हैं और अभी वक्त है टुडे स्टोरी का। और आपको पता है कि जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन है, ख़ास मौका है। तमाम दिनों में से सबसे बड़ा दिन जो है वो जुम्मतुल मुबारक का जो है वो है। और जुम्मतुल मुबारक की फजीलत और अहमियत इतनी है कि इस दिन इबादत करने का, नवाफिल अदा करने का, जुम्मा की नमाज अदा करने का सवाब बेतहाशा है। और कहते हैं कि जिसको जुम्मे का दिन नसीब होता है, जो जुम्मे के दिन इस दुनिया से जो है वो रुखसत होता है, उसे अल्लाह ताला के दो दीदार जो है वो नसीब होते हैं, सुबह भी और शाम भी। कितनी बड़ी बात है, कितने नेक लोग हैं वो जो जुम्मतुल मुबारक के दिन जो है वो इस दुनिया से जो है वो गए हैं और आज जो है वो हमारे साथ शामिल नहीं है। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने शायद अपने आप को जो है उस लिहाज से जो है वो इस दुनिया में रखा है कि अल्लाह ने उनको पसंद फरमाया है। और उसके बाद जो है ये दुनिया तो आर्जी दुनिया है, अगली दुनिया तो जो है वो शुरू होनी है। लेकिन इस दुनिया के जो मसाइल हैं वो वसाइल से ज़्यादा हैं। हम अपने लिए वसाइल पैदा करने की बजाय मसाइल खुद क्रिएट करते हैं। अगर हम अपनी हुकूमत को देख लें, हम अपनी अपोजिशन को देख लें, हम सियासी मसाइल को देख लें, हम अपनी जो है वो लाइफ को देख लें, तो आप देखिए कि मसाइल हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं। क्योंकि हम मसाइल के हल की तरफ नहीं जाते बल्कि मसाइल को बढ़ाने की तरफ जाते हैं। तो जब हम मसाइल के हल की तरफ जाएंगे तो मामलात और हालात जो है वो बड़ी जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अभी हमने टुडे स्टोरी में जो आज डिस्कस करना है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की कल स्पीच जो है वो आप लोगों ने सुनी है। और कौमी असम्बली में उनका जो खिताब है, उन्होंने भी धुआंधार खिताब किया है और हर अपोजिशन के सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। और उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि लॉकडाउन पर किसी मुल्क के फैसलों में कन्फ्यूजन नहीं था तो वो पाकिस्तान था। लॉकडाउन पे मतलब वो कंफ्यूज नहीं थे, उन्होंने लॉकडाउन पूरा सोच समझकर जो है वो किया और हमारे फैसलों में कहीं कोई तजाद नजर नहीं आया। फिर कहते हैं कि फैसला केस जो 90% केसेस हैं वो तो पुराने हैं। अगर आप ये कहते हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ है तो नैब न्याजी गठजोड़ के बारे में जो है वो इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं? ये केसेस मैंने तो नहीं बनाए, 90% केसेस तो जो है वो मेरे आने से भी जो है वो बहुत साल पुराने जो है वो केसेस हैं। फिर कहते हैं नई नई हुकूमत थी, दबाव में आकर शुगर मिल्स को रिबेट दे दी। ये वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब फरमा रहे हैं। टिड्डी दिल पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्या काफ़ी हो गया है। और मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए को टिड्डी दल पर खर्च का मुकम्मल इख्तियार है। टिड्डी दल पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है, इससे मुतालिक कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं। पूरी कौम मिलकर टिड्डी दल का मुकाबला करेगी। पूरी कौम मिलकर टिड्डी दल का मुकाबला करेगी, हुकूमत क्या करेगी? अच्छा, बहरहाल क्या कह सकते हैं। स्टेट बैंक का 6,000 अरब रुपए कर्ज खत्म कर दिया जी, ये जो है उनकी तरफ से बयान सामने आया। फिर उन्होंने कहा जी वजीर आजम मुल्क के बाप की तरह होता है और कौम इसके बच्चे होते हैं। तो इनका कहना था कि वज़ीर आज़म मुल्क के बाप की तरह है और कौम इसके बच्चे होते हैं। अगर मेरे बच्चे भूखे हैं, इलाज नहीं करा सकते, तो क्या बादशाह की तरह रहूंगा? क्या मैं अपने खर्च कम नहीं करूंगा? मैंने वज़ीर आज़म के स्टाफ में से 534 अफराद से आधे कर दिए। अहम बात है और मजीद हम इसमें कम कर सकते हैं। बेरोजगार भी जो है वो नहीं करना चाहते। पाक फौज ने भी दूसरी बार अपने खर्चे कम किए हैं। तो हमने बजट के हवाले से वज़ीर आज़म ने बताया कि तामीरात की सनत में आसानियाँ पैदा करने के लिए 30 अरब रुपए जो है वो इन्होंने रखवाए हैं। और ज़राअत के लिए चीन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। गैर तरक्याती अखराजात में कमी की जा रही है। मतलब कहने का मकसद ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि हमने हर तरह से, हर लिहाज से, हर जगह से अपने अखराजात जो है वो कम किए। जवाब इनसे मांगा जाए जो ऐसे हालात पैदा कर गए हैं। आज हम कहते हैं कि जिन हालात से गुजर रहे हैं ऐसे अपोजिशन ने हालात पैदा किए हैं, तो आज हम इस हालात में जो है वो सरवाइव जो है वो कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देकर पाकिस्तान को ज़ल्लत उठाना पड़ी। अब अमेरिका का साथ देकर जो है वो ये क्या मामलात, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि इसमें जो है वो पाकिस्तान को कुछ खास जो है वो नहीं मिला। पाकिस्तान की तारीख में शर्मसारी के 2 वाक़यात हुए। अमेरिका ने एबटाबाद में आकर उसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया। इस वाक़े की वजह से दुनिया भर में लान तान हुई। दूसरी शर्मिंदगी पाकिस्तान में ड्रोन हमले थे। हमारा इत्तेहादी पाकिस्तान में उसामा को मारता भी और हम पे तनकीद भी करता है। अच्छा, इस बात पे सोशल मीडिया पर इतना तहलका मचा है कि जो है वो इस हवाले से जो ये वज़ीर आज़म साहब ने जो है उसामा बिन लादेन के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं शहीद के, इस हवाले से बड़ा वावेला जो है वो मचा है। तज्जियाकार, अपोजिशन, हर बंदा जो है वो वज़ीर आज़म को जो है वो ये कह रहा है कि जी इन्होंने ये क्या कह दिया है। मोदी सरकार की आइडियोलॉजी से भारतीय कौम भी परेशान है। तो जाहिर बात है पाकिस्तान के हवाले से भी जो है पाकिस्तान के लिए भी जो है वो मसाइल जो है वो क्रिएट कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने मुगलिया दौर की तारीख गलत बयान की, हाउस को अनपढ़ ना समझे। ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आ गया। अपोजिशन लीडर जो है वो मैदान में आए और उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज को कह दिया है कि वज़ीर आज़म को मनाजरे का चैलेंज दिया और कहा है कि वज़ीर आज़म का ऐवान में लहजा माजरत ख्वाना था। वज़ीर आज़म खुद कोरोना हैं जो इस मुल्क से चिमट गए हैं।
अब देखिए अपोजिशन को भी थोड़ा सा जो है वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। एक मुल्क के वजीर आजम है, उनकी एक इज्जत, एक लेवल, एक स्टैंडर्ड है। हर बंदा अपनी जो है वो इज्जत करवाना उसका जो है वो उसको अच्छा लगता है कि मेरी इज्जत हो। और फिर एक वजीर आजम, तो आप जो है वो प्लीज़ जो है वो इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट करें और अपोजिशन को थोड़ा सा चाहिए कि हाथ हौला रखे, वजीर आजम के बारे में डायरेक्ट इस तरह के अटैक ना करें। मनाजरे का आप लोगों ने चैलेंज दे दिया वजीर आजम को, ठीक है, एक बात जो है वो बात समझ में आती है, लेकिन ये जो पर्सनल अटैक्स होते हैं ना, ये नहीं करने चाहिए पर्सनैलिटी पे। किसी की पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसा है, वो क्या है, उसके काम भी हैं, वो काम जो कर रहा है आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, आप किसी की पर्सनैलिटी को डायरेक्ट निशाना नहीं बना सकते। तो ये अपोजिशन से थोड़ी सी मेरी सी जो है वो रिक्वेस्ट है कि इस मामले में, इन हालात में जो है वो थोड़ा सा जो है वो नरमी का मुजाहिरा करें। पाकिस्तान के लिए आप अच्छा सोच रहे हैं तो पाकिस्तान की बात करें। वजीर आजम की डायरेक्ट पर्सनैलिटी को अटैक करना ना आपको सूट करता है, ना मुझे सूट करता है, ना हम में से किसी को सूट करता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी जनाब, उनका लहजा कैसा था, माजरत खुआना था या जो भी था, उन्होंने तमाम चीज़ें जो है वो वाजिया चीदा चीदा पॉइंट में जो है वो समझा दी अपोजिशन को कि ये हालात, ये मामलात हैं, ये चीज़ें हुई हैं। और अब वजीर आजम को ही कोरोना कह देना, ये तो कोई अच्छी बात जो है वो नहीं, मैं नहीं समझती कि ये कोई इस तरह की बात है कि जो इस तरह की बातें करनी चाहिए अपोजिशन को भी। इसीलिए राना मोहम्मद अरशद साहब जो है वो, कल मेरी उनसे बात नहीं हो पाई थी प्रॉपर तरीके से, इसलिए मैंने आज उनको जो है दोबारा लाइन पे लिया है कि सर ये क्या हो रहा है। वजीर आजम साहब ने अपना मौक़िफ़ बयान किया है और नैब न्याजी गठजोड़, वो कहते हैं 90% केसेस तो पुराने, मेरा तो नैब से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे जो है वो इसके साथ क्यों जोड़ा जाता है। फिर दूसरी बात ये कि ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान सामने आना कि वज़ीर आज़म तो खुद कोरोना है और मुल्क से चिमट गए हैं, इस तरह की बातें शायद नहीं होनी चाहिए। ये राना साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है राना साहब। कल आपसे जो है वो हमारी तफसीलन जो है वो बात नहीं हो पाई थी, बहुत शॉर्ट टाइम जो है वो हमने आपसे बात की थी, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आज थोड़ा सा आप इस हवाले से जो है वो बात करें। वज़ीर आज़म की आपने कल जो है वो खिताब सुना और उन्होंने बड़ा तफसीलन जो है वो आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश भी की और जवाब दिए भी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने मनाजरे का चैलेंज जो है वो दे दिया है। अब आप क्या चाहते हैं, अपोजिशन क्या चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी टूडे का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम, आपके चेयरमैन साहब का वो अप्रिशिएट करता हूँ कि जो इस कोरोना के पूरे जोबन के बावजूद अपना एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आपने फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर, हाँ बिल्कुल मैंने देखा, मैंने सुना, और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद अपने माशाल्लाह चल के खुद असेंबली हाल में दाखिल हुए। जारहाना अंदाज था, शायद क्रिकेट का मैच खेलने आए थे। अच्छा। और 8-10 पेज किसी ने लिख कर दिए हुए थे और खुद खान साहब ने किसी हाउस में फरमाया था कि मैं हर वेडनेसडे को आकर कौमी असेंबली में सवालों के जवाब दिया करूंगा। तो ये खान साहब ने कहा था, हमने तो नहीं कहा था। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना कि कोरोना पर आज तक 13 मार्च से लेकर आज तक हमारा बयानिया एक है जी। तो मैं इंतहाई अदब से अर्ज करूंगा, खान साहब ने तो 21-22 मार्च को कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन 23 मार्च को पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी। और फिर बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे कि अशराफिया ने लॉकडाउन करवा दिया। सही। मैं नहीं करना चाहता था। सही। और कल वो कह रहे थे कि हमने लॉकडाउन किया, और ये लॉकडाउन स्टिल उनके कैबिनेट मेंबर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर असद उमर साहब अनाउंस करते रहे जी। बिल्कुल सही। फिर उन्होंने कहा लास्ट वीक में कि सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर के पास जो अख्तियार हैं और वो डिक्टेटर की तरह हैं, जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया कि वो अख्तियार क्या है। सही। और जो बात हम कह रहे हैं वही चीफ जस्टिस साहब ने कल सुमोटो एक्शन पर कोरोना पर बात की कि गवर्नमेंट कहाँ पे है। एनडीएमए के चेयरमैन जनरल अफजल साहब हमारे लिए काबिल एहतराम के जो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ पे है। और जब 26 केस थे तो वो कह रहे थे कि हमने लॉकडाउन कर दिया। ख्वाजा सादत तो यही कह रहे थे कि अगर आपसे नहीं चल रहा तो एनडीएमए के हवाले कर दें, उनका ये बयान भी तो सामने आया था ना। जो
की, जो ख्वाजा आसफ ने बात की, जो राणा सनाउल्लाह और एहसन इकबाल साहब ने बात की, वो वही बात है। हाँ। अब खान साहब ये कहते खुद फरमा रहे थे कि नैब न्याजी गठजोड़, हाँ तो जी। खान साहब क्या है, आप पर एडी कैंसर का केस है, आपके परवेज खटक मिनिस्टर डिफेंस पर मालूम जब्बे नहीं, वाला केस है। सर वो तो इनपे केस आप है, वो तो ये कह रहे हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ का जो ये आपने स्लोगन दिया है उनको, ये तो आप अपोजिशन की तरफ से आया है ना, ये उन्होंने खुद थोड़ी बनाया है। वो कह रहे हैं 90% केसेस तो पुराने हैं, तो मेरा नैब के साथ जो है वो गठजोड़ बना के जो है वो मुझ पर अटैक क्यों किया जा रहा है? डॉक्टर साहब, ये हमने तो नहीं कहा था, हाँ। ये खुद इमरान न्याजी साहब ने कहा था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जी। मैं सबको पकड़ूंगा हाँ। और मैं अंडर प्रेशर नहीं हूंगा। ये बतौर प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर की चेयर की तौहीन है, तज़कीक है कि जो इमरान खान साहब अपनी जिद और अना की वजह से, आप देखिए सर वो हमजा सारा का शबाशी सारा साहब, ब्लेम आप लोगों पे डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जवाब आप लोगों से तलब किया जाए, आप लोग ऐसा मुल्क छोड़कर गए थे, उनका क्या कसूर है? जी बिल्कुल, वो बचाव फरमाते हैं। जब वो रियासत मदीना का नाम लेते हैं तो मुझ जैसा गुनाहगार, हम सब कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान कर देने वाले हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो जहान। जी बिल्कुल 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 सही, आप बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि किसी हम केस में तो उनके भी हाथ कटेंगे खदाना खास्ता चोरी या किसी वकूए में। और आप देखें कि खुद इमरान खान साहब पर नैब का केस, जहांगीर तरीन पर नैब का केस, खुसरू बख्तियार पर नैब का केस, जुल्फी बुखारी पर नैब का केस, और फिर उनके जो गुजरा हैं, मैं समझता हूँ परवेज खटक से लेकर जो आटा स्कैंडल बन चुका है, चीनी स्कैंडल के ड्रोन जहांगीर तरीन को जहाज के जरिए, ये सहूलतकार है इमरान खान साहब कि उसको बाहर भेज दिया। अच्छा। और फिर जब रियासत मदीना का नाम लेते हैं तो एक ही हकीकी बहन जो अलीमा दीदी हैं, उनके न्यू जर्सी अमेरिका में पसंद है, वो उनके नहीं, क्योंकि मेरी इतला के सर मुताबिक मैं इनके ये हैं। समझती हूँ कि अब ये जो सब चीजें हो रही हैं ऐवानों में आकर और इस कौमी असम्बली में आकर, जो एक दूसरे पर ये लफ्जी वार है, ये वार कब खत्म होगी सर? क्योंकि कोरोना से जो है वो अवाम मर रही है, तकलीफ और परेशानी में मुब्तला है, लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हुकूमत की तरफ देखने या अपोजिशन से जो है वो हेल्प मांगने के लिए। आप मुझे बताइए, आप एज अ अपोजिशन और वो एज अ हुकूमत, अगर ये सारी चीजें छोड़ के इस वक्त सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वक्त को समझते हुए, हालात को समझते हुए पाकिस्तान की मईशत को स्टैंड करने के लिए और कोरोना से जंग लड़ने के लिए, अगर यहाँ सारी जो है वो आप लोग अपनी पावर्स लगा दें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो बहुत जल्दी हम जो है वो इस क्राइसिस से जो है वो निकल सकते हैं। लेकिन अगर सारी पावर्स जो है वो एक दूसरे पे लफ्जी वॉर पे, जंग पे रोजाना ऐसा जो है वो मैदान सजा के और एक दूसरे को जो है वो कसूरवार ठहरा के निकलेगी, तो फिर इसका तो फिर नताइज संगीन निकलेंगे। जी मैं अर्ज करता हूँ, आप देखें कि मियां शबाशी साहब बतौर अपोजिशन लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सदर हैं, उन्होंने बात यही की थी कि हम कोरोना पर सियासत नहीं करेंगे, हम कोरोना पे काम करेंगे। तो आप ये देखें कि जिस केस में मियां शबाशी साहब 5.5 माह जेल में रहे, और मैं समझता हूँ कि वो आशियाना में बुलाया और साफ पानी में पकड़ लिया, और हमजा शबाशी साहब 13 माह से गिरफ्तार है, रेफरेंस तैयार नहीं हुआ। बता दे कौम को, अगर हमने करप्शन की है तो वो पैसा जो गवर्नमेंट के खजाने से जो क्विक बैक हमने लिया है, हमने किसी अफिसर से लिया है, तो आज तो इनकी गवर्नमेंट है, सूबे में भी हमने सुना गवर्नमेंट और मरकज में भी है। ये तमाम सबूत हमारे सामने ले आए। लेकिन मैं समझता हूँ ये तजहीक कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह खान साहब को 6 माह गिरफ्तार रखा, 26 दिसंबर को बेल आउट होते हैं, 27 जो वो कह रहे हैं मेरी अपोजिशन से कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो एहतसाब हो रहा है। मैं समझता हूं कि अगर एहतसाब हो रहा है तो फिर इमरान खान साहब, आप अपनी जुबान पर रियासत मदीना का नाम ना लें। आपके गुजरा जो फवाद चौधरी ने बात की कि ये इनकी आपस की जंग जहांगीर तरीन, असद उमर, शाहमूद कुरैशी की वजह से
हम नाकाम हो चुके हैं और जिसका खमियाजा 22 करोड़ आवाम भुगत रही है, जिसका खमियाजा मकबूजा कश्मीर भुगत रहा है। 5 अगस्त से सकूते कश्मीर हो चुका है और 72 साल में इंडिया और अमेरिका को जुर्त ना हुई और खासा फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं इस टाइम तो ट्रम्प भी साल्सी का जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं और ट्रम्प भी जो है अफगानिस्तान में अमन के जो है वो हुआ है और ये हमारा एक बेहतरीन कारनामा है कि हुकूमत ने सरअंजाम दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं थी, इतने अरसे में तो ये काम नहीं हो सका। तो आप क्या समझते हैं कि इस बिल्कुल बिल्कुल ये बात उनकी ठीक है कि ये 72 साल में तो नहीं कश्मीर गया था, तो का कब्जा हुआ तो ये इमरान खान साहब की वजह से हुआ है। उन्होंने तो कोशिश की है, उन्होंने तो यूएन में जो तकरीर भी की वो भी सारी दुनिया ने जो है वो देखी। बिल्कुल बिल्कुल ये जरूरत पहले तो किसी वजीर आजम ने नहीं की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये जुर्त इमरान न्याजी साहब ने की थी जब अमेरिका से आए और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रात को 2:30 बजे दफा 144 के बावजूद कारकुनों को बुलाया और कहा मैंने 1992 जी दिन पर कश्मीर पर कब्जा हो गया। ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतेगा कश्मीर का मसला हल होगा और मोदी क्या आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है, प्लीज इसको क्लियर करने की जो कोशिश करें। पर अमल करूंगा। आज मैं अर्ज करना चाहता हूं जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, बिल्कुल हम इनको मुनाजरे का चैलेंज करते हैं। इमरान खान साहब जब हमने मुल्क छोड़ा था 31 मई 2018 को आपका ग्रोथ रेट 5.8 था। आज 72 साल बाद आप 0.4 पर ले गए हैं। बिल्कुल सही। उस वक्त सोना 51,000 सर चलें, ये सारा कुछ हो गया है सर, ये सब कुछ हो गया है। मामला बड़े खराब हैं, पाकिस्तान की मुईशत इस टाइम तबाही के दहाने पर है, हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर है। अब करना क्या है? अपोजिशन ने क्या करना है? मुनाजरे का चैलेंज आप लोगों ने दे दिया है और क्या आप लोगों ने जो है वो चैलेंज देना है वजीर आजम को? हम ये अर्ज करना चाहते हैं, हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि हमने एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर को 2017-18 में प्रमोट किया। ठीक है। जो हमारा बजट था वो आज 50% कर दिया गया। इन्होंने 2019-20 का जो एफबीआर ने 5505 अरब इकट्ठा करना था वो मार्च तक उसका जो शॉर्टफॉल है उसकी जिम्मेदारी ये गवर्नमेंट है। अप्रैल के बाद हम समझते हैं कि चलो कोरोना आ गया, ठीक है, लेकिन 10 अप्रैल को इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी थी। सर आपको क्या लगता है मुनाजरे का चैलेंज जो है वो वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब कबूल कर लेंगे? अभी उन्होंने जो ख्वाजा साद रफीक ने जो है वो बड़ी बात की थी, बड़े मैं कहती हूँ कि इतनी खूबसूरत अंदाज में और इतने इज्जत और एहतराम से किसी को ये एहसास दिला देना कि आप गलत हैं या आपने गलत किया या आपकी गलतियां यहाँ 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 जो है मौजूद हैं, ये ख्वाजा साद रफीक को ही सूट करता था। उन्होंने बड़े अंदाज से बात की, लेकिन वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब के कल के खिताब के बाद जो उन्होंने उनके चीदा चीदा पॉइंट्स के हवाले से जो है वो जवाब देने की कोशिश की वो भी कम नहीं था। आप मुझे ये बताइएगा कि अभी जो मुनाजरा है इसका जो आपने चैलेंज दिया है इसको वजीर आजम साहब जो है वो कबूल करेंगे? आप लोग क्या कहते हैं एज अपोजिशन रहनुमा, आपका जो है वो क्या ख्याल है? मैं करना चाहता हूं, हम 5 पॉइंट पे उनके साथ मुनाजरा करते हैं कि आज मुल्क की जो माशियत है वो तबाह हो चुकी है, उसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब और उनकी नालायक कैबिनेट है। अच्छा। असद उमर को उस वक्त चेंज किया गया जब 2019-20 का जब बजट पेश हुआ था और शेख हफीज साहब पार्टी में 3.5 साल रहे। अगर वो उस वक्त पार्टी करप्ट थी तो आज वो वजीर जो है वो कैसे नीट एंड क्लीन हो गया। उसके बाद हम कोरोना पे आना चाहते हैं कि कोरोना जब चाइना में पढ़ने वाले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ना लाया गया और कहा गया कि वो वायरस इंपोर्ट होकर ना आए, उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा है कि मिनिस्टर हेल्थ जफर मिर्जा ने कहा वो ताफ्तान से लेकर लाहौर के तबलीगी इज्तिमा और ये वायरस इंपोर्ट होके आया 95%। हम उसको भी चैलेंज करते हैं कि ये मौजूदा कौन, और फिर आज तक उन्होंने फुल मिनिस्टर हेल्थ नहीं लगाया। जफर मिर्जा साहब हैं, वो डॉक्टर हैं, वो एक DHU वो एक डिस्ट्रिक्ट के CO तो लग सकते हैं, लेकिन स्पेशल असिस्टेंट लगाकर तो वो खासा खुद मिनिस्टर हेल्थ भी हैं, खुद मिनिस्टर फाइनेंस भी हैं, खुद मिनिस्टर तजारत भी हैं, खुद मिनिस्टर वो पेट्रोलियम भी है। ये कितनी वजारतें खासा में रख रही हैं जो 23 नॉन इलेक्टेड लोग रखे हुए हैं। मैं सही है, सही है। आप समझते हैं इनके पास अगर लोगों की कमी है? चीनी माफिया के बाद आटा माफिया,
गंदम 1400 रुपए खरीदी गई और आटे का रेट था 1610 रुपए। सर अच्छा, आज एक 2200 सर एक चीज, एक पॉइंट जरा यहाँ रुकिएगा। ये सारी बातें आप वजीर आजम साहब से कर देते हैं, ये सारी बातें हो चुकी हुई हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो आप वजारतों की बात करते हैं, चले वहां पर तो अगर ये अपने लोग बिठा भी देते हैं तो आप तो इनकी कैबिनेट से खुश ही नहीं है, आप तो इनकी काबीना को जो है वो अहल समझते ही नहीं है। तो किस तरह से जो है वो ये फिर काम चलेगा? अगर वो आपकी ये वाली बात मान भी लेते हैं, मनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं और वो ये सारी वजारतें छोड़ के किसी और को इन वजारतों पर ले आते हैं, तो भी क्या फर्क पड़ेगा? आपकी सोच में तो नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो जो है वो समझते ही नहीं कि ये काम करना चाहते हैं या काम करने के काबिल है। तो उसका फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? जी डॉक्टर साहब, आपके सवाल में बड़ा वजन है, क्योंकि मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। जो एमएलए एमपी अवाम से वोट लेते हैं, उनको कुछ होता है अंदाजा कि हमने अवाम के पास वापस जाना है। बिल्कुल सही। आप ये देखें कि जो फवाद चौधरी ने बात की और परसों जिस तरह फैसल वाबदा साहब ने दोबारा कैबिनेट के इजलास के बाद दोबारा मीटिंग की, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब असद उमर को बुलाया गया, फिर फवाद और असद को बैठाया गया। जब इनकी इंटरनल जंग जो हो रही है, जो हो रही थी, उसकी वजह से मुल्क दिवालिया हो चुका है। इसलिए हम अर्ज ये करना चाहते हैं कि जो इनके मिनिस्टर गुलाम सरवर ने बात की थी कि मैं वजीर हूं और हमारी कैबिनेट में ऐसे एडवाइजर और स्पेशल असिस्टेंट हैं जिनको हम नहीं जानते। सही, बिल्कुल। और बिल्कुल तो जब एक सिटिंग मिनिस्टर बात करें तो फिर हम क्या करें? और उसके बाद आप ये देख लें कि राजा रियाज साहब और इनके ख्वाजा साहब जो एमएनए हैं, जो उन्होंने कहा कि आज करप्शन अगर 10% पड़ी थी तो आज 30% हो चुकी है। इनके सिटिंग एमएनए और एमपी ये कह रहे हैं कि खान साहब हमें मिलते नहीं। पंजाब के अंदर ये देखें कि जब हमारे मुझे तो लगता है कि सारे ही लोग जो है वो तरसे हुए आते हैं और जब एकदम से चकाचौंध और लाइटिंग देखते हैं तो सारों के ही दिल ललचा जाते हैं और फिर वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की जो है वो सालमियत के लिए जो है वो यहाँ आकर बैठे हैं। ये सीट पाकिस्तान की अवाम ने उनको दी है कि वो पाकिस्तान की अवाम के खादिम हैं। वो ये भूल के पाकिस्तान की अवाम के जो है वो सुपरविजन में जो है वो आ जाते हैं और वो ये समझते ही नहीं है कि हम जो है वो उस लेवल पे आते ही नहीं कि हम यहाँ जॉब कर रहे हैं या पाकिस्तान की एक जॉब है और हम मुलाजिम हैं। ये जो सोच है ना, असल में मैं कहती हूँ उसके लिए साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इन सबको पहले ये चीज समझानी चाहिए कि भाई जो सीट आपको दी जा रही है ना, उस सीट का आपने फायदा अपने जात के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए जो है वो उठाना है। ये चीज जब माइंड में बिठा के इनको सीट पे बिठाया जाएगा ना, तो शायद फिर कोई मामला जो हल हो जाए। मेरा ओपिनियन है, आगे आप इस पे जो है वो इत्तेफाक राय करें ना करें, आपकी मर्जी। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर के साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आज आप एंकर हैं और आपकी जगह पर अगर मैं बैठ जाऊंगा तो मेरा वो तजर्बा नहीं होगा। फॉर राइट पर्सन। आज देखें तो गुलाम सरवर साहब मिनिस्टर हवाबाजी जो है वो पीए प्यारे की रिपोर्ट पेश कर रहे थे और कल इनके जो स्पेशल असिस्टेंट है मोइज यूसुफ साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थे कि हमने इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोल दी हैं। जब इनकी इंटरनल जंग होगी, जब एक इलेक्टेड वजीर ममलकत, मैं समझता हूँ कि इनका राना साहब आपसे बात करते करते ना टाइम का मुझे एहसास नहीं रहता है। टाइम जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी जो है वो गुजर जाता है। आप इतना अच्छा जवाब देते हैं कि सवाल निकलते रहते हैं। आधा मिनट। जी बिल्कुल। बाबर अवान साहब जब नॉन इलेक्टेड वजीर पार्लियामेंट ही बना दिए जाएंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि इनका जो स्पेशल स्टेट मिनिस्टर है वो परेशान है। आज गुजरा जो इनकी 3 दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में हुआ, आज तक 72 साल में नहीं हुआ। और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं डॉलर हमने तो 110 रुपए पे छोड़ा था, आज 170 रुपए। राना साहब आपने बड़ी सॉलिड बातों की तरफ जो है वो निशानदेही की है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हम उस मनाजरे का इंतजार करेंगे जो आपने चैलेंज दिया है वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि वजीर आजम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आपके तमाम सवालात के जवाब देने के लिए आपके सामने जो है वो जरूर आएंगे, क्योंकि अगर जो शख्स सही है और सही काम कर रहा है उसके लिए जवाब देना मुश्किल नहीं होता। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अरशद साहब आपका। इसी के साथ नाजरीन हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी
बाद जब हम वापस आएंगे तो प्रोग्राम का एक अलग रंग और एक अलग जो है वो सिलसिला होगा, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को आगे जुमातुल मुबारक के खास हवाले से जो है वो लेके चलेंगे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे, कलाम भी शामिल होंगे प्रोग्राम में, और साथ ही साथ जो है वो हम इस वबा के दौर में जुमातुल मुबारक की फजीलत और अहमियत के हवाले से जो है वो भी बात करेंगे। तो आगे का जो आप हमारा हिस्सा देखेंगे वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, खास तौर पे जुमातुल मुबारक के हवाले से होगा, क्योंकि पहला हमारा हिस्सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और स्टोरीज और न्यूज़ और नेशनल और इंटरनेशनल, तो वो हमने